और मॉड की बात करते हैं तो मॉड हमने ये सीखा था, मॉड इज बेसिकली द, इफ यू टॉक अबाउट द अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो मॉड आपके पास क्या होता है यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। और अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज, डेटा विद द फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं तो हमारे पास जो मॉड होता है वो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। सही है। अब आते हैं आपके पास क्वार्टाइल्स पे और परसेंटाइल पे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वार्टाइल्स की, क्वार्टाइल क्या चीज होती है। मेरे पास कोई डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं इसे डिनोट कर रहा हूं विद अ नंबर लाइन, लेट से मेरे पास एक डेटा गिवन है जिसकी यहाँ पे कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी और कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी उस डेटा की। ठीक है। एक हो गई मिनिमम वैल्यू और एक हो गई मैक्सिमम वैल्यू। क्वार्टाइल जो वर्ड है ये बेसिकली ड्राइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड कॉट। और कॉट इज बेसिकली, अगर मैं कॉट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, कॉट का मतलब होता है डिवाइडिंग द डेटा इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। जिस तरह हम कहते हैं लीनियर विच मींस वन, quadratic which means टू, cubic which means थ्री, एंड द फोर्थ वन इज chord। chord क्या चीज होती है? डिवाइडिंग द डेटा इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक साल का क्वार्टर निकालो, व्हाट इज क्वार्टर? क्वार्टर इज बेसिकली डिवाइडिंग द ईयर इनटू फोर, तो 3 मंथ्स आपके पास निकल आते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं जो है वो डेटा की बात करता हूं तो डेटा को चार इक्वल हिस्सों में ब्रेक करना। अगर डेटा को चार इक्वल हिस्सों में ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने डेटा चार हिस्सों में ब्रेक करना है तो मुझे एक, दो, तीन, तीन पॉइंट्स की मेरी जरूरत है। वन, टू और थ्री। अगर मैं 3 पॉइंट्स, इसको डेटा को 3 पॉइंट्स में, यानी 3 पॉइंट्स इनके ऊपर मार्क डाउन करूंगा तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। डेटा हो गया चार हिस्सों में ब्रेक डाउन। सही है। अब इसको समझना, अगर लेट से थोड़ी देर के लिए मैं यहां से ये रिमूव करता हूं और मैं जो है वो, क्योंकि क्वार्टाइल्स और कोई स्टूडेंट नहीं जानता कि हमने कितने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, तो फॉर एग्जांपल वो क्वार्टाइल्स को देखते हुए 4 पॉइंट ड्रॉ कर देता है। वन, वन, टू, थ्री, फोर। अब उसने जब 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए क्वार्टाइल्स को देखते हुए, तो यहां पे उसने डेटा को कितने हिस्सों में ब्रेक किया? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, यानी डेटा को 5 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। जब डेटा मेरा 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, नाउ इट्स नॉट क्वार्टाइल। ये क्वार्टाइल नहीं है, यानी क्वार्टर नहीं रहा अब मेरा। सही है, क्योंकि 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गया और क्वार्टर की डेफिनेशन होती है फोर इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब यह है कि डेटा अगर वो आपसे क्वार्टाइल मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि तीन हिस्सों, तीन जो है वो इसके ऊपर पॉइंट्स आएंगे इक्वल। इक्वल जो है वो डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे, Q1, Q2, Q3। ये आपके पास जो है वो इन 3 पॉइंट्स को, Q1, Q2 और Q3, ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं इनको हम नॉब्स भी कहते हैं। नॉब्स क्यों कहते हैं? नॉब्स इस वजह से कहते हैं कि ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो डेटा को ब्रेक डाउन करते हैं इक्वली चार हिस्सों में। ठीक है। तो ये कहलाता है Q1, which is known as lower quartile. If you talk about Q2, which is basically the median, जिसको हमने एग्जैक्टली exactly कहा था, दिस इज द एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू। ये हो गया आपके पास। और थर्ड वन क्या होता है? Q3, विच इज अपर क्वार्टाइल। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि डेटा, जो डेटा है उसके अंदर मैंने मीडियन को क्या कहा? एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू होती है। एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल बात करते हैं 0 से 100, तो सेंटर वैल्यू क्या होती है? 50। सही है। ऐसे ही होता है। टोटल हमारे पास कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो हम कहते हैं भाई, अगर मैंने डेटा को हाफ इक्वली दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करना है, वी हैव टू डिवाइड इट फ्रॉम 0 till 50 एंड 50 till 100। तो 50 इज योर सेंटर पॉइंट। सही है। 50-50%, जिस तरह हम कहते हैं 50-50%। सो बेसिकली आपके पास Q2 जो है वो मीडियन है, जो सेंटर वैल्यू है, जो 50% ऑफ द डेटा होती है। सही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ये मेरे पास कितने हो गया भाई? 50% ऑफ द डेटा। तो Q1 और Q3 भी इसी तरीके से किसी परसेंटेज के ऊपर होगा। तो Q1 इज बेसिकली 25% ऑफ द डेटा एंड Q3 इज बेसिकली 75% ऑफ द डेटा। सही है। अब ये परसेंटेज अभी समझ नहीं आएगा, ये जब हम क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी या अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी करेंगे तो उसके अंदर आपको चीज और ज्यादा क्लियर होगी ऑफ परसेंटेजेस। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि Q2 विच इज योर मीडियन, विच इज द सेंटर वैल्यू, विच इज बेसिकली 50% ऑफ द डेटा, इसी तरीके से Q1 इज द 25% ऑफ द डेटा एंड Q3 इज 75% ऑफ द डेटा।
सही है। अब बात करते हैं आपके पास Q1 के फॉर्मूले की। इफ यू टॉक अबाउट Q1, द फॉर्मूला फॉर द Q1 फॉर अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है। अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, विदाउट फ्रीक्वेंसी। आपके पास Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 इज इक्वल्स n+1 डिवाइडेड बाय 4। यानी n+1 तो आपके पास होता है जैसे मीडियन में करते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा आपके पास चार इक्वल हिस्सों में ब्रेक डाउन हो रहा है, चार इक्वल हिस्सों में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। Q2, अच्छा अब यहां पे क्योंकि Q1 है तो Q1 जो है 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और Q2 की अगर बात करते हैं तो Q2 में भी डेटा फॉर्मूला सेम रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4, बट द थिंग इज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट Q2 तो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होता है। और Q3 की अगर मैं बात करता हूं तो Q3 आपके पास क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाय 4। सही है। लेकिन क्योंकि Q3 कैलकुलेट करना है तो ये 3 से डिवाइड होता है। अब आप ये कहते हो सर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा मीडियन का वो n+1 डिवाइडेड बाय 2 पढ़ा है ना, ऐसे ही पढ़ा हमने जब हम मीन मीडियन मॉड कर रहे थे अनग्रुप डेटा के अंदर, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो है 2n+1 डिवाइड बाय 4। तो अगर आप इसे कैंसिल करते हो, खुद देखो, अगर मैं इसको यहां से कैंसिल करता हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वापस यही फॉर्मूला बन गया, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया ये वाला फॉर्मूला। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ये बेसिकली ओरिजिनल फॉर्मूला था जिससे हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया फॉर अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। सही है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाय 4। और Q1 के लिए 1 से मल्टीप्लाई होता है, Q2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, और Q3 के लिए यानी अपर क्वार्टाइल के लिए आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आपके पास जो है वो इसके Q1 Q2 Q3 के आंसर आ जाएंगे। अच्छा अब इसी के अंदर एक और चीज होती है जो कहलाती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास क्या होता है बेटा? जो आपके पास Q3 की वैल्यू होती है माइनस कर दो Q1, यानी Q1 सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 3 1 Q3, तो मेरे पास जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज यहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट करना इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है। और अगर सिंपल रेंज आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल रेंज की बात कर रहा हूं, इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल रेंज की नहीं। सिंपल रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो आपके पास जो है वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? यहाँ पे रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपसे कहता है कि आपके पास एक जो है वो रीअरेंज डेटा है जो अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी है, और उसके अंदर कहता है यू हैव टू फाइंड आउट क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड रेंज, ये आपने फाइंड आउट करना है। सही। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? हमने ये सीखा था जब भी हमारे पास अनग्रुप डेटा आता है और हमें क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना होता है तो वी हैव 3 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर Q1 Q2 एंड Q3। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे सबसे पहले Q1 का, तो Q1 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू मेरे पास होगी। Q2 मेरे पास क्या है? 2 × n+1/4 तो वैल्यू। और Q3 आपके पास क्या होता है? 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू। सही। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले जो काम करना होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू रीअरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये याद रखना है इस बात को। रीअरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हमेशा, तभी जाके आपके पास जो है वो सही कैलकुलेट होगा, अदरवाइज आंसर आपके पास जो है वो सही नहीं आएगा। अब डेटा में रीअरेंज करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग चेक करो, आपके पास क्या होगी? लीस्ट नंबर जो आपके पास है, तो सबसे छोटा नंबर आपके पास यहाँ पे कौन सा है बेटा? 4। 4, देन 4, उसके बाद 6, 8, देन वी हैव 10, 13, 15, उसके बाद 16, 20, 22 और 23।
ये आपके पास नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे चेक करो, टोटल काउंटिंग एक दफा कर लो रीचेक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर्स मेरे पास पूरे हो गए। अब मुझे जो है वो एन मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी जो मेरे पास है वो क्या है यहाँ पे 11। तो मैं लिख दूंगा भाई जो एन है वो यहाँ पे मेरे पास है 11। तो अगर मुझे Q1 कैलकुलेट करना है सो इट विल बी 11 + 1 / 4। सो फॉर Q1 मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है, सो इट विल बी 11 + 1 / 4 वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 / 4, जो मेरे पास कैंसिलेशन होने के बाद मुझे बता देगा कि हमारे पास जो Q1 की वैल्यू होगी वो थर्ड पोजीशन पे होगी। अब क्योंकि आपने डेटा को रीअरेंज कर लिया है ऑलरेडी तो आपका आंसर सही आएगा। अगर डेटा रीअरेंज नहीं होता तो आंसर गलत हो जाता। सही। तो अब अगर थर्ड वैल्यू पे चेक करना है तो थर्ड वैल्यू पे मेरे पास जो है वो क्या है, 6। ये थर्ड पोजीशन पे मेरे पास मौजूद है। तो अब जो मेरा Q1 का जो आंसर है वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 6। सिमिलरली अब बात करते हैं Q2 की। Q2 के अंदर हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है, 2 × 11 + 1 / 4th वैल्यू। तो मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 2 × थर्ड वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 3 × 2 इज सिक्स्थ। सिक्स्थ वैल्यू सिक्स्थ पोजीशन पे जो मेरे पास है वो मेरा क्वार्टाइल 2 यानी मीडियन होगा। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये सिक्स्थ आ गया मेरे पास। अब ये जो आपके पास था ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये है Q1। इसको लिख लेते हैं, हाँ ये है Q1 जो आपने अभी फाइंड आउट किया। ये है Q2 जिसे हम मीडियन कहते हैं, जो सिक्स पोजीशन पे आपके पास आ रहा है, दैट इज 13। सो Q2 का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया बेटा, 13 आ गया। तीसरी चीज आपके पास क्या होती है, Q3। Q3 क्या कहलाता है, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, तो आपने ये ऑलरेडी फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके n + 1 / 4 सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू निकाल ली थी 3। सही है, तो इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो डायरेक्ट। सो इट विल बी 3 × 3 इज नाइन्थ वैल्यू। नाइन्थ पोजीशन के ऊपर जो मेरे पास होगा वो मेरे पास अपर क्वार्टाइल का आंसर होगा। तो यहाँ पे अपर क्वार्टाइल का जो आंसर है वो मेरे पास क्या है बेटा, ये आंसर है। दिस इज Q3 जो नाइन्थ पोजीशन पे आ गया। तो Q3 का जो आंसर है दैट्स 20। अब हमारे पास यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट हो गए, जो मेरे पास लोअर क्वार्टाइल मीडियन और अपर क्वार्टाइल है। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या कहा, आफ्टर फाइंडिंग Q1 Q2 Q3 यू हैव टू फाइंड आउट इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड देन रेंज। तो IQR जिसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, IQR इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q3 - Q1। Q3 का जो आपके पास आंसर है दैट्स 20 माइनस Q1 दैट्स 16। तो IQR जो आपके पास आया दैट्स 14। ये आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज कैलकुलेट कैसे होती है, रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू करोगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो पीक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, जो पीक वैल्यूज होती हैं दोस विल ऑलवेज बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये मेरे पास जो है दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर रीअरेंजिंग। ठीक है, और ये जो मेरे पास है ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब आप क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो 23 - 4। तो मेरे पास जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, 19। तो ये आपके पास जो है वो पांचों पैरामीटर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने थे क्वेश्चन के अंदर। लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड देन रेंज। ओके। सो अब आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, डेटा डेटा को रीअरेंज करना है। हमेशा याद रखना कि आपने जब भी क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वार्टाइल्स आपको पोजीशन बताते हैं, जैसे मीडियन आपको पोजीशन बताता है कि हमारे पास एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट क्या है, इसी तरह क्वार्टाइल्स आपको पोजीशन बताते हैं Q1 एंड Q3। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है वो नहीं करोगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा, जो है असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो आपके पास डेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 11, 14, देन वी हैव 14,
उसके बाद 17, 19, 20 दो दफा आ रहा है, उसके बाद 21 एंड देन 22। ये आपके पास आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। Q1, Q1 का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। अच्छा, अब मेरे पास यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। n मेरे पास क्या है? टोटल क्वांटिटी। सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं, हमने कोई वैल्यू मिस तो नहीं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास टोटल है। आप क्या करोगे? 9+1, 10 डिवाइडेड बाय 4। सही है। अच्छा, अब इसे सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 10 डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.5। 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 प्लेस हमारे पास आ रहा है। अब 2.5 प्लेस मेरे पास कहाँ लाई करेगी, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है सही से। तो हमारे पास 2.5 जो है वो कहाँ होगा? ट्रू और यानी सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में होगा। सेकंड वैल्यू ये रही, थर्ड वैल्यू ये रही, और इनके जो बीच में आपके पास होगा, जो सेंटर आपके पास होगा, दैट विल ऑलवेज बी योर, यहां लिख लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने Q1 कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ n+1/4। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 थी, जो टोटल क्वांटिटी को डिनोट करता है, तो 10/4 हो गया हमारे पास 2.5, यानी सेकंड और थर्ड वैल्यू का सेंटर पॉइंट। तो वो आपके पास यहाँ पे हमने Q1 लिख लिया। अब मुझे क्योंकि Q1 की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम तरीका क्या यूज करेंगे? Q1 इज इक्वल्स 14 + 14, दोनों वैल्यू का सेंटर पॉइंट है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, विच इज 28 डिवाइडेड बाय 2। द आंसर विल अगेन बी इक्वल्स टू 14। सो हेंस Q1 का जो फाइनल आंसर है वो आपके पास क्या आ गया? 14 आ गया। ये आपके पास Q1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2। Q2 आपके पास क्या होता है? 2 × n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 आपने सिंपल मल्टीप्लाई किया किससे? जो 2.5 आपके पास आई थी वैल्यू। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू फिफ्थ प्लेस। अब फिफ्थ प्लेस पे आपने आइडेंटिफाई किया, भाई फिफ्थ प्लेस मेरे पास कहाँ है? 1 2 3 4 5, दिस इज माई फिफ्थ प्लेस, ये मेरे पास फिफ्थ प्लेस है। ये आपके पास हो गया Q2, विच इज एग्जैक्टली योर सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो Q2 का आंसर आ गया, दैट इज इक्वल्स 19। नेक्स्ट आपके पास क्या है? Q3। Q3 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 3 × 2.5। तो 2.5 × 3 विच इज इक्वल 7.5। 7.5 प्लेस, एंड 7.5 प्लेस विल बी द सेंटर वैल्यू ऑफ, किसकी सेंटर पोजीशन होगी ये? 7 और 8 के। तो ये आपके पास जो पोजीशन थी ये थी फिफ्थ प्लेस। 6 7 8 इन दोनों की बीच की वैल्यू, ये आपके पास 7 8 है, और इनके बीच में जो आपके पास लाई करेगा दैट विल बी योर 7.5। दैट्स योर Q3। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या काम करोगे? Q3 इज इक्वल्स 20 + 21 डिवाइडेड बाय 2। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हमेशा डिवाइड बाय 2 किया जाता है, सही है। तो ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 2। तो 41 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स 20.5। तो आपके पास जो Q3 का फाइनल आंसर है वो क्या आ गया बेटा? 20.5 आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया, सही है। अब क्योंकि आपने Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट आपके पास जो रिक्वायरमेंट है ये क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट IQR, विच इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज।
अब इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, Q3 माइनस Q1। Q3 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या है यहाँ पर, Q3 इज इक्वल्स 20.5, और Q1 जो है वो आपके पास क्या है, 14 है। दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो IQR इज इक्वल्स 20.5 माइनस 14। सो 20.5 माइनस 14 इज इक्वल 6.5। ये आपके पास आ गया IQR। लास्ट आपके पास जो है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज। और रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ये रही, विच इज 22। और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पे, 11। तो 22 माइनस 11। तो फाइनल जो रेंज का आंसर आएगा, दैट इज इक्वल्स 11। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। इफ यू टॉक अबाउट परसेंटाइल, तो परसेंटाइल आपके पास जो वर्ड परसेंटाइल है, ये वर्ड हमारे पास कहाँ से निकला है, परसेंटेज से। ठीक है। और परसेंटेज की जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 100। ये सबको पता है ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से क्वार्टाइल्स के अंदर हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू 4 होती है, अगर जो है वो 4 नहीं होगी, 5 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वो क्वार्टाइल नहीं कहलाएगा। सिमिलरली परसेंटेज के अंदर अगर मेरी फाइनल और मैक्सिमम वैल्यू 100 नहीं हुई, 200 हुई, 300 हुई, तो वो परसेंटेज नहीं कहलाएगा, सही है। तो परसेंटाइल बेसिकली परसेंटेज से निकला है, जिसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मेरे पास 100 है। तो डिवीजन में तो मेरे पास 100 ही आएगा, ये बात तो तय हो गई, सही है। जिस तरीके से हमारे पास क्वार्टाइल में Q1 Q2 Q3 में हम क्या करते थे, n+1 डिवाइडेड बाय 4 करते थे, राइट। तो यही आपके पास कंपैरिजन ऐसे ही होगा परसेंटाइल में, कि मेरे पास लेट सपोज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, अब हुआ क्या कि हमने इस डेटा को कितने हिस्सों में ब्रेक किया, हमने इस डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। इस पूरे डेटा को कितने पार्ट्स में किया, 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया। अगर मैंने 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया, तो नंबर ऑफ नॉब्स कितनी आएंगी, यानी जिसे हम कहते हैं, जिस तरह हम यहां पे बात करते थे क्वार्टाइल्स में Q1 Q2 Q3, नंबर ऑफ नॉब्स को क्या कहते थे, Q1 Q2 Q3। इसी तरह यहां पे भी परसेंटाइल में हम जो है वो नंबर ऑफ नॉब्स को कहेंगे P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड सो ऑन। तो यहां नंबर ऑफ नॉब्स कितनी होंगी। तो एक बात याद रखना, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, हमेशा नंबर ऑफ नॉब एक कम होती है। राइट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिफाइन करें चीज को, कि नंबर ऑफ नॉब्स अगर मुझे चाहिए, नॉब्स का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, P1 P2 P3 वगैरह, ये कैलकुलेट करना है, तो ये हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से जितने में डेटा डिवाइड हो रहा होगा, इसमें से एक कम होगी, सही है। तो जिस तरह हम क्वार्टाइल्स में देख रहे थे, क्वार्टाइल्स में डेटा हमारा 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन हुआ था, तो नंबर ऑफ नॉब हमारी क्या थी, 4 - 1 3, Q1 Q2 Q3। इसीलिए हमारे पास Q4 नहीं होती थी, Q1 Q2 Q3 थी। सिमिलरली परसेंटाइल में भी हमारे पास जो होगी, वो नंबर ऑफ नॉब्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉब्स हमारे पास होगी। अब नंबर ऑफ डेटा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? यानी डेटा को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, 100। तो 100 - 1 करोगे तो नंबर ऑफ नॉब्स का मतलब है 99। यानी P1 से लेके P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन, और अप टिल मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, P99 तक, राइट। जिस तरह हम कहते हैं क्वार्टाइल में Q1 Q2 और मैक्सिमम Q3 तक आप जा सकते हो, Q4 पे नहीं जा सकते। सिमिलरली यहां पे भी परसेंटाइल 99 तक आप जा सकते हो, यू कैन नॉट मूव ऑन टू परसेंटाइल 100। क्योंकि अगर आप परसेंटाइल 100 पे मूव ऑन कर गए, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक और पार्ट बढ़ गया, तो इसका मतलब है आपने नंबर ऑफ पार्ट्स में 101 कर दिए, तो विच इज रॉन्ग, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स तो 100 होने चाहिए मेरे पास परसेंटाइल के लिए। तो ये नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है। तो परसेंटाइल में जो आपका क्वेश्चन आएगा, वो आपसे क्या पूछेगा, P1 से P99 के दरमियान वो आपसे सवाल पूछ सकता है, जैसे वो Q1 Q2 Q3 का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन वो कभी भी आपसे क्वेश्चन जो है वो P102 P200
P100 P101 ये नहीं पूछेगा। वो P1 से लेके P99 तक आपसे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ पूछेगा। सही। अच्छा, अब फॉर्मूले की अगर बात करते हैं बेटा, तो आपको पता है परसेंटाइल की जो वैल्यूज है वो P1 से लेके P99 तक है। तो मैं कितनी वैल्यूज फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊंगा। क्वार्टाइल्स के अंदर तो तीन होते थे, Q1 Q2 Q3, तो मैंने तीनों के फॉर्मूले लिख दिए। लेकिन परसेंटाइल में 99 तक है, मैं कितनी वैल्यूज लिखूंगा। तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अगर परसेंटाइल P, लेट से K कह लो, K, सही, P के इज इक्वल्स, परसेंटाइल ऑफ K इज इक्वल्स K n+1 डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू मेरे पास डिसाइड होती है। सही है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आपने आपने जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटाइल 50 फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे P50 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, K की वैल्यू यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन K की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 50 हो गई। अब जहां पर K है वहां 50 रख दो। सो इट विल बी P50 इक्वल्स 50 इंटू n+1। अब n क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स होगी जो भी आपके पास डेटा गिवन है, डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली कोई भी आपके पास 1 टिल 99 कोई भी आपके पास जो है वो डेटा गिवन होता है, तो आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है कि आपने के की जगह जो पूछा जाएगा वो के की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे और अपने आंसर को कैलकुलेट करोगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा, अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पे डेटा मेरे पास जो है वो रीअरेंज, यानी असेंडिंग हैफेजर्ड डेटा मौजूद है, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी फॉर्म में डेटा मेरे पास नहीं है। पहला काम क्या करोगे, डेटा को रीअरेंज करोगे। तो डेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 10, देन वी हैव 10 अगेन, देन 20, 20, 30, 30, 50 एंड देन वी हैव 70। अब उन्होंने कहा P20 कैलकुलेट करना है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ K इज 20 ओवर हियर। आपने फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला परसेंटाइल का जो आपके सामने ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटा, दिस वन इज द फॉर्मूला। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, P20 इक्वल्स K की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 20 इंटू n+1। n क्या है यहाँ पे, n इज बेसिकली दी क्वांटिटी, कि मेरे पास क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है मेरे पास टोटल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 8+1 डिवाइडेड बाय 100 वैल्यू। ये मेरे पास आ गया। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है P20 की जो वैल्यू है, यानी परसेंटाइल 20 की वैल्यू आ रही होगी 1.8 प्लेस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई सामने, वो ये कि यार यहाँ पे मेरे पास उसने ना तो ऐसी वैल्यू दी कि जो एग्जैक्ट होल नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से नहीं बोला। अच्छा, अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे ना तो होल नंबर की फॉर्म आया और ना एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू आ रही है। ना वो ये कह रहा है 1.5 2.5 कि आप ये बोलो कि भाई दोनों वैल्यूज का सम अप करो और आंसर निकाल लो एग्जैक्ट, ये भी नहीं कह रहा। अब उसने आपको एक जगह फंसा दिया कि 1.8, या अगर मेरे पास, समझना बात को, अगर मेरे पास सिनेरियो ऐसा हो कि ना तो होल नंबर हो, इफ द पोजीशन इट्स नॉट द होल नंबर, if the position is not the whole number, या तो होल नंबर ना हो, नॉर द एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू, सेंटर डेसिमल वैल्यू, ये भी नहीं है, तो देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। सही। अब आप क्या करोगे, यूज फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे यूज होगा, समझना बेटा। इसका एक जनरल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के जो भी वैल्यू आती है उसको हम थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे आया 1.8, ये कैसे यूज होगा, 1.8 को हम कह सकते हैं, अगर मेरे पास है P 1.8, तो ये कहा जा सकता है आपके पास 1, यानी 1 प्लस, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी फर्स्ट प्लेस,
प्लस 0.8। राइट, 1.8 क्या होता है? 1.8 होता है 1 + 0.8। 1 + 0.8 एडअप करोगे तो 1.8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना है। वो एक्स्ट्रा काम क्या करना है आपने, कि 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि 1.8 किसके बीच में लाई कर रहा है? 1.8 लाइज इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन, करेक्ट। 1.8 कहां लाया करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के बीच में लाया करेगा। तो आप यहां पे क्या लगा दोगे? सेकंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन। राइट, तो ये मेरे पास पूरा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये पूरा फॉर्मूला आपके पास यहां पे ड्राइव हो गया। फॉर्मूला दोबारा देखो। फॉर्मूला मेरे पास क्या है? फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मेरे पास वैल्यू 1.8 है तो हम नॉर्मली 1.8 किसे कहते हैं? कि भाई 1 में 0.8 ऐड कर लो, वी हैव 1.8, दैट्स। अब करना सिर्फ एक काम छोटा सा ही है कि 1 ये रहा, एंड दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग यू द पोजीशन, राइट। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्लस 0.8 इज द वैल्यू विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, राइट, क्योंकि 1.8 इज बेसिकली द पोजीशन विच लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अब मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास यहां पे क्या मौजूद है? अब डेटा को देखो, जो रीअरेंज डेटा हुआ है सेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 10 है, तो ये आपने 10 लिख दिया। प्लस 0.8 इज द वैल्यू, एंड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 10 माइनस 10, correct? Second term is your 10 and first term is your 10 again. So 10 minus 10, which is 0. So final answer for P 1.8 is, यानी जो परसेंटाइल ऑफ 1.8 आपने कैलकुलेट करना था, परसेंटाइल ऑफ 20 सॉरी, जो आपने फाइंड आउट करना था, उसका जो फाइनल आंसर मेरे पास आया है दैट इज इक्वल्स 10। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसी के अंदर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। लेट्स से कि मैं 20 की जगह आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल मुझे 35 का आंसर बता दो। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P35, करेक्ट। अब P35 के लिए अगेन फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या है? पी के इक्वल्स के टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 100। ये आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। P35 रखा, 35। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? यहां पे n की वैल्यू आपने चेक की। n टोटल मेरे पास यहां पे कितना है? 8 है। तो 8 आपके पास यहां पे आया, 8+1 डिवाइडेड बाय 100 विच विल डिफाइन यू द पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन। तो ये मेरे पास, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? P35 इज इक्वल्स, अब मेरे पास यहाँ पे 35, 8+1 इज 9 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आ गया और ये पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। तो ये बन गया परसेंटाइल 35 इज इक्वल्स 315 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स 3.15 वैल्यू। ये आपके पास पोजीशन डिफाइन हो गई। अब जब ये मेरे पास आ गया 3.15, अगेन अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला 3.15 होता क्या है? किस चीज का सम होता है? इसे जरा देखो अच्छे से। P35 क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और 3.15 होता है 3 + 0.15। अब यहां पे जो 3 है दैट डिफाइंस यू द प्लेसमेंट। तो थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो रखोगे, प्लस 0.15 इज द वैल्यू। और ये यहां पे ब्रैकेट क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा आपके पास सिर्फ 3.15। 3.15 लाइज इन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू। 3.15 कहां लाया करता है भाई? लाइज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू, इसी के बीच में आएगा। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? फोर फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो, ये फॉर्मूला आपका डिफाइन हो गया। अब आपने वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट की, तो ये हो जाएगा आपके पास P35 इज इक्वल्स, थर्ड प्लेस पे आपके पास वैल्यू क्या है ये चेक कर लो। थर्ड प्लेस पे हमारे पास आफ्टर रीअरेंजिंग डेटा वी हैव 20 एंड इन द सेकंड प्लेस वी हैव 10। ये मेरे पास है दोनों, सही है।
तो ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 0.15। अच्छा, अब फोर्थ प्लेस पे मेरे पास क्या है? फोर्थ प्लेस पे मेरे पास अगेन 20 है, और थर्ड प्लेस पे मेरे पास क्या है? 20 है, आफ्टर रीअरेंजिंग डेटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 20 - 20। तो P35 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई 20 - 20 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन में 0.5 विल 15 विल गिव यू 0 अगेन। सो P35 का जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास क्या आ गया बेटा? 20 आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटाइल वैल्यू इफ इट इज नॉट द एग्जैक्ट होल नंबर, या अगर ये मेरे पास एग्जैक्ट डेसिमल सेंटर डेसिमल वैल्यू नहीं आती, बिल्कुल सेंटर पॉइंट नहीं आता डेसिमल्स में, तो फिर आपने जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करके जो है अपने आंसर को कैलकुलेट करना होता है। सही है। सिर्फ मैं एक चीज और आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो चीज ये है कि लेट से अगर क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने जो है पी, एक जनरल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है। लेट से अगर मैंने कहा आप P49 कैलकुलेट करो, और जब आपने P49 फॉर्मूले में कोई डेटा गिवन था, रैंडम डेटा गिवन था, उसे आपने रीअरेंज किया और जब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, यू आर गेटिंग द आंसर फॉर एग्जांपल 9.25। ये आप फाइंड आउट कर रहे हो, ये आप क्या पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मूला, राइट? अब इसको फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे ये मैं सिर्फ एक दफा और बता देता हूं, उसके बाद फिर हम जो है वो क्लास को वाइंड अप करते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P49, क्योंकि ये मेरे पास क्या होगा? 9 + 0.25। एज यू नो कि 9.25 इज बेसिकली द सम ऑफ 9 + 0.25, वेयर दिस 0.25 इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, बट दिस 9 इज द पोजीशन। ये हमेशा याद रखना कि जो भी यहां पे होल नंबर होगा वो हमेशा पोजीशन होगी। तो दिस वन इज योर पोजीशन। सो नाइन्थ टर्म प्लस 0.25, एंड 0.25 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंस। अब डिफरेंस कौन सा होगा? क्योंकि 9.25 किसके बीच में लाया करता है? नाइन्थ एंड टेंथ प्लेसमेंट के बीच में लाया करता है, करेक्ट? 9.25 लाइज इन बिटवीन नाइन्थ एंड टेंथ टर्म। तो यहां पे आप लिखोगे टेंथ टर्म माइनस नाइन्थ टर्म, द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ये फॉर्मूला मेरा ड्राइव हो गया। इसमें जब आप जो है वो अपना डेटा में वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे फ्रॉम द नाइन्थ पोजीशन, फ्रॉम द टेंथ पोजीशन एंड अगेन फ्रॉम द नाइन्थ पोजीशन, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ परसेंटाइल 49। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द आंसर व्हेन यू आर being given with the random decimal values। अगर आपकी पोजीशन रैंडम डेसिमल वैल्यूज आ जाए, एग्जैक्ट डेसिमल सेंटर डेसिमल पॉइंट ना आए या होल नंबर ना आए, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के अपने परसेंटाइल को कैलकुलेट करोगे।